गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जूनियर सेक्शन यानी क्लास 5 और 6 के लिए इंग्लिश ग्रामर का 5th नंबर चैप्टर वर्ब पढ़ने जा रहे हैं। जूनियर इंग्लिश ग्रामर का है ना, 4 चैप्टर पढ़ाई हो चुका है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। ये 5वां नंबर है वर्ब्स, है ना। और होमवर्क भी दिए जा रहे हैं, बहुत कम बच्चे बना के दिखा रहे हैं, इसलिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, यूट्यूब पे वीडियो देखिए और उसका प्रैक्टिस करने व्हाट्सएप ग्रुप पे आइए। ज्यादा से ज्यादा होमवर्क बनाइए, घर पे बैठ कर के टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। टाइम भी जा रहा है, पढ़ भी दे रहे हैं, क्या फायदा। चलिए वर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं। हो सके तो ये वीडियो सीनियर सेक्शन वाले भी देख ले, उनका रिवीजन भी हो जाएगा और आगे उनका जो वर्ब पढ़ाई होने वाला है थोड़ा सा डीप में है तो चलेगा, ये उनके लिए काम में आएगा जरूर। चलिए देखते हैं वर्ब होता क्या है। वर्ब जो होता है ना, एक ऐसा वर्ड होता है जो बताता है किसी एक्शन के बारे में, मतलब कोई एक्शन हो रहा है। जैसे यहाँ पर है द मैन वॉज वॉकिंग। अब इसमें वॉज वॉकिंग जो है ये वर्ब है ना, लेकिन वाज से कुछ मालूम चल नहीं रहा है कि एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मालूम किससे चल रहा है? वॉकिंग से। लेकिन वॉज वॉकिंग दोनों का दोनों वर्ब है, एक हेल्पिंग है और एक मेन है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे डिस्कशन होता चला जाएगा। वॉक मतलब होता है टहलना, तो ये एक एक्ट हो रहा है, आगे पीछे आदमी करता है तो उसको क्या बोलते हैं? एक एक्ट हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे कि वो एक्शन हो गया। ठीक है, तो एक एक्शन के बारे में बताता है ये, एक ऐसा वर्ड जो एक्शन के बारे में बताता है उसको क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। द मैन वॉज वॉकिंग, इसमें वॉज वॉकिंग क्या है? एक्शन बता रहा है, तो ये वर्ब हुआ। आई वॉज टॉट, मतलब मुझे पढ़ाया गया, है ना। पढ़ाने वाला कोई और है, पढ़ने वाला कोई और है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वाज टॉट से क्या मालूम चल रहा है कि एक काम किया गया। टीच, टॉट, टॉट, टीच मतलब क्या होता है? पढ़ाना, और टॉट मतलब क्या हुआ? पढ़ाया। अब यहाँ पे आई वाज टॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सेंटेंस जो है ना वॉइस में है। कौन से वॉइस में है? ये पैसिव वॉइस में है ना। आई यहाँ पर काम ना करके आई के लिए काम किया जा रहा है ना। काम कौन कर रहा है वो आदमी का मालूम नहीं है। आई वॉज टॉट में वॉज टॉट से मालूम चल रहा है कि कोई काम किया जा रहा है, क्योंकि टीच का मतलब होता है पढ़ाना, तो ये एक एक्ट होता है। एक्ट कैसे? इसमें हाथ पैर हिलता है, कुछ लिखते हैं, कुछ बोलते हैं, तो एक्ट तो हुआ ना। तो ये एक्शन हो रहा है, इसमें टॉट से मालूम चल रहा है। ही विल कम, अब इसमें ही विल कम से क्या मालूम चल रहा है कि एक एक्शन हो रहा है। आना जाना ये सब क्या है? उठना बैठना खाना पीना ये सब एक एक्ट है। तो इससे क्या मालूम चल रहा है? एक्शन के बारे में। तो ये वर्ब्स हो गए, है ना। दूसरा में बोल रहा है कि जो वर्ब्स होते हैं वो क्या बताते हैं? रिलेशन या पोसेशन। तो अब ये वाला जो नाउन एंड केस वाला जो चैप्टर पढ़े थे ना, वो थोड़ा अलग था। वो नाउन से जुड़ा हुआ कोई वर्ड रहता था, है ना। अब उसमें उस वर्ड के प्रति उस नाउन का क्या दायित्व था ये बताया जा रहा था, है ना। यहाँ पे रिलेशन और पोसेशन थोड़ा दूसरे तरह का। वर्ब बताएगा तब, जैसे अगर हम बोलेंगे आई हैव अ कार, तो मेरे पास एक कार है। पास के लिए, पास है के लिए यहाँ पे जो इंग्लिश में जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है वो है हैव। तो ये बता रहा है कि इस कार का संबंध किसी के साथ है, ये कार का मालिक कोई और है, इस कार का रिलेशन किसी और के साथ है। तो वो वर्ड जो बता रहा है ये हैव, उस चीज को दर्शाने के लिए वहां पे उपयोग किया गया, इसीलिए हैव यहाँ पर क्या हो गया? वर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि ये कार और आई के बीच का रिलेशन पोसेशन बता रहा है कि आई का कार है, ये पोसेशन हो गया। कार जो है आई से रिलेटेड है, ये रिलेशन हो गया। द काउ हैज 2 eyes, अब बोल रहा है कि गाय के पास कितनी आंखें हैं? 2 आंखें हैं। ये बात कौन बता रहा है? ये बात बताने में कौन हेल्पफुल है? ये जो है जैसा वर्ब है वो हेल्पफुल है, इसलिए क्या है? वर्ब है। द पुअर मैन हैज नो मनी, पुअर मैन वो गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है, तो नहीं है जो हिंदी में आता है या फिर यहाँ पे इसका है जा रहा है इंग्लिश में, तो ये बता रहा है कि इस आदमी के पास क्या नहीं है। इस मनी का संबंध इस आदमी से नहीं है ना। इस आदमी के पास क्या नहीं है? तो मनी नहीं है। ये कौन बता रहा है? हैज बता रहा है। हैज के हेल्प से मालूम चल रहा है, हैज के मदद से मालूम चल रहा है, इसीलिए ये हैज क्या है? वर्ब हो गया। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि अवस्था या स्थिति, है ना। ये भी जो बताता है उस वर्ड को भी क्या बोलते हैं? वर्ब। सीता इज इल, तो ये उसका स्थिति क्या है सीता का? कि वो बीमार है। उसका क्या अवस्था है? कि वो बीमार है। तो ये बात कौन बता रहा है? इज जो हेल्पिंग वर्ब है, मतलब यहाँ पे मेन वर्ब है ना, इसके मदद से मालूम चल रहा है कि इज जो है अवस्था किसका है? सीता का। ठीक है, दे आर हैप्पी,
हैप्पी एक अवस्था है, कौन है, वे लोग। तो ये स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, इसका मतलब क्या होता है, अवस्था। ही वाज अ पुअर मैन, वो कैसा आदमी था, उसका क्या स्थिति था, वो कैसा उसका अवस्था था, तो वेरी बाद था। ये बताने में कौन हेल्पफुल है, वाज। सौरभ इज एन इंजीनियर। अब सौरभ क्या है, एक वर्ड इज के मदद से मालूम चल रहा है। तो यहाँ पे इज है, वाज है, आर है, यहाँ पे इज है, ये सब क्या है, सबका सब क्या है, वर्ब है ना। तो हम जाने क्या कि वर्ब क्या क्या बताता है, एक एक्शन को डिनोट करता है। वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और शोज रिलेशन और पोजीशन और स्टेट ऑफ बीइंग। और एक और चीज बताता है कि कोई क्या है ना, कोई क्या है। जैसे टाइगर इज द किंग ऑफ जंगल, है ना। तो ये जंगल का किंग कौन है, कोई क्या है ना। टाइगर क्या है, ये यहाँ पे ये बताया जा रहा है। जैसे सौरभ इज एन इंजीनियर, सौरभ क्या है, तो ये इज की हेल्प से मालूम चल रहा है। तो ये इज क्या है, एक वर्ब है। तो वर्ब से हम लोग इतने सारे चीज मालूम चले। अब तक हम लोग ये जानते थे कि वर्ब से सिर्फ काम के होने या करने के बारे में मालूम चलता है, पर उसके अलावा और भी 2-3 चीज मालूम चला। पहले में मालूम चला कि काम के करने या होने के बारे में, एक्शन तो काम हुआ, एक्शन मतलब क्या होता है, काम होता है, एक्ट होता है, काम होता है, वर्क होता है। दूसरा में कोई चीज किससे जुड़ा हुआ है, किसी चीज का किससे संबंध है। तीसरे में कोई क्या है ना, या फिर कोई कैसा है, ये बताया जा रहा है। तो ये वर्ब के मदद से बताया जा रहा है ना। तो अभी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं 8, उन सब का यूज कर करके लगभग एक ही तरह के सेंटेंसेज होंगे। इससे पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे तो किसी पार्टिकुलर वर्ड का मालूम जिक्र चल रहा था। एडजेक्टिव पढ़ रहे थे, एडजेक्टिव का जिक्र चल रहा था। प्रोनाउन पढ़ रहे थे, प्रोनाउन का चल रहा था। सेंटेंसेज कुछ इसी तरह के होंगे, लेकिन उसमें से एक पार्ट का डिस्कशन चल रहा है। तो अभी हम लोग वर्ब का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ वर्ब में देखेंगे, एक दो होता है, लेक्सिकल और एक होता है एक्सुलरी वर्ब, है ना। ये जो लेक्सिकल वर्ब है, इसी को और भी दूसरे नाम से जानते हैं। इसको मेन वर्ब के नाम से भी जानते हैं, इसको ऑर्डिनरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं, इसको जनरल वर्ब के भी नाम से जानते हैं, है ना। और एक्सुलरी वर्ब को किस नाम से जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब के भी नाम से जानते हैं, असिस्टेंट वर्ब के भी नाम से जानते हैं। तो लेक्सिकल का मतलब मेन वर्ब। तो अब ये जो वर्ड्स हैं, इट है, गो है, लाफ है, ये सब क्या है, मेन वर्ब्स हैं। सेंटेंस में अकेले आए या अपने साथ कोई और दूसरा भी वर्ब लेके आए, ये मेन वर्ब होता है। जैसे ये द मैन वॉज वॉकिंग में अगर बात करते हैं तो वॉकिंग से सिर्फ क्या मालूम चल रहा, किसी एक्शन के होने का। लेकिन वॉकिंग दो वर्ब, वॉज और वॉकिंग, वॉक में आईएनजी लगा हुआ है। तो वॉकिंग जो है वो मेन वर्ब है। अगर वर्ब के अंदर जाते हैं तो वॉकिंग जो है मेन वर्ब है, और वाज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो ये इसका टेंस है, मूड है, वॉइस बताने के लिए ये वाला आया है। तो जो वर्ब, जो मेन वर्ब्स होते हैं, वो सेंटेंस के अंदर अगर अकेले भी आएंगे तो भी वो मेन वर्ब कहलाएंगे। अगर दो वर्ब के साथ आएंगे तो जो सेकेंड वाला वर्ब आएगा, जो बाद वाला वर्ब रहता है, उसी को मेन वर्ब कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देख लीजिए, द ग्लास ब्रोक, यहाँ पर एक ही वर्ब है, यहाँ पे एक ही वर्ब है, तो ये ब्रोक क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। यहाँ लेते हैं सी रीड्स, यहाँ पे एक ही वर्ब है, तो ये क्या हो गया, मेन वर्ब। अब यहाँ पर जो दो वर्ब था, तो एक वॉकिंग था और एक वॉज था। तो वॉज पहले आया है, बाद में कौन आया है, वॉकिंग। तो ये चूंकि बाद में आया है, इसके बाद आया है, ये लास्ट वर्ब है सेंटेंस का, है ना। तो वो क्या हो गया, मेन वर्ब होता है। और ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है, उसको हेल्प करने के लिए, उसको असिस्ट करने के लिए, है ना। इसीलिए उसका नाम है हेल्पिंग वर्ब, असिस्टेंट वर्ब या फिर एक्सुलरी वर्ब, ठीक है। तो अब ये मेन वर्ब को एक तो वैसे पहचान जाएंगे, दूसरा ये इसमें क्या होता है कि वो जो हम लोग याद करते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, है ना। तो वो सब जो होता है ना, वो मेन वर्ब का पार्ट होता है, वो सब मेन वर्ब का पहचान है। उस वर्ब को क्या बोलते हैं, लेक्सिकल वर्ब बोलो, मेन वर्ब बोलो, ऑर्डिनरी वर्ब बोलो। जैसे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में इट, गो, लाफ, ये सब एक्शन है। ये सब से क्या मालूम चला, किसी काम के होने या करने के बारे में। तो ये मेन वर्ब्स हैं। पास्ट फॉर्म, इसका इट का V2 क्या होता है, एट, गो का वेंट, लाफ का लाफ,
तो ये V2 हो गया। पास्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं? V2, है ना। और पास्ट पार्टिसिपल को क्या बोलते हैं? V3। याद करते हैं ना, जैसे लाफ का लाफ्ड हो जाएगा, गो का गॉन हो जाएगा, इट का इटेन हो जाएगा। आईएनजी फॉर्म को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना। आईएनजी फॉर्म जो वर्ब 4 होता है, जिसमें हर वर्ड में आईएनजी लगा रहता है, जो कंटिन्यूअसली यूज होता है। ईएसएस या ईएस भी लगा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? V5 बोलते हैं, है ना। तो ये जो वर्ब का अलग अलग रूप है, वर्ब 1, वर्ब 2, ये सब किसका होता है? सिर्फ मेन वर्ब का होता है, ऑक्सिलरी वर्ब का नहीं होता है, ठीक है। आप देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। ये सब जो वर्ब्स हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, है ना, हैड, डू, डिड, डन, और जितने भी मॉडल्स हैं, बी, बीन, बीइंग, ये सब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ये कहीं ना कहीं मेन वर्ब्स को हेल्प करते हैं उनके प्रतीत होने में, उनके वहां पे सेंटेंस में होने में। क्या बताते क्या है ये आकर के? ये बताते हैं वॉइस बताते हैं, टेंस बताते हैं, या मूड बताते हैं। जैसे कि आई एम रीडिंग एक सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। मैं पढ़ रहा हूं, तो पढ़ने के लिए तो रीड होता है। अब रहा हूं के लिए क्या होगा? क्योंकि मैं है, मैं पढ़ रहा हूं, तो वहां पे क्या होगा? एम जैसा शब्द आ जाएगा। अब ये जो एम जैसा शब्द है वो रीडिंग को हेल्प करने के लिए आया है। दो वर्ब यहाँ पे, एम और रीडिंग। तो रीडिंग बाद में आया है, एम पहले आया है, तो एम क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब एक तरह से। दूसरे तरीके से इसमें आईएनजी लगा हुआ है। आईएनजी किस में लगता है? मेन वर्ब में लगता है, लेक्सिकल वर्ब में लगता है। मेन वर्ब को लेक्सिकल बोलते हैं, है ना। तीसरे तरह से एम को इसमें याद कर लेंगे कि ये एम होता है ना। और दूसरा कि एम का कोई आईएनजी फॉर्म नहीं होता है, V2, V3, V4 ये सब नहीं होता है ना। ये पहले आया है, ठीक है। और ये सब जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है वो बताते क्या है? देखो, आई एम रीडिंग ये सेंटेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और ये टेंस बताने के लिए आ रहा है कि रीड करने का काम कब हो रहा है। कब हो रहा है? तो आईएनजी लगा हुआ है तो ये कंटिन्यूअस में है, और एम लगा हुआ है, इसका मतलब वो प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में है। तो मतलब हम लोग टेंस का 3 पार्ट्स पढ़े हैं, है ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो ये एम किसके लिए आ रहा है? ये बताने के लिए कि एक टेंस में हो रहा है। कौन सा टेंस में काम हो रहा है? प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, तो ये टेंस बताने के लिए आ गया। ही विल गो, अब यहाँ पर विल और गो दो वर्ब है, तो गो क्या है? मेन वर्ब है, और विल क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, जो कि गो को उसका टेंस बताने के लिए आ रहा है कि काम कब होगा, वो जाएगा। तो अभी नहीं जा रहा है वो, तो आने वाले समय में जाने वाला है वो, आने वाले समय में वो जाएगा। तो भविष्य का बात कर रहा है, फ्यूचर का बात कर रहा है। तो उसके जाना कब है? तो वो फ्यूचर में जाएगा। ये बात बताने के लिए क्या किसका हेल्प लिए? विल का। तो ये गो को हेल्प कर रहा है, मेन वर्ब को असिस्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है पीछे से उसका टेंस बताने में। यू आर बीइंग टॉट, तो ये क्या है? टॉट क्या है? मेन वर्ब, और ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। अगर पढ़े होंगे पैसिव वॉइस, मतलब वॉइस अगर पढ़े होंगे तो देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो कोई सेंटेंस होता है उसका पैसिव वॉइस जो बनता है ना, वो सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट में इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 बनता है। तो देखो, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर में से कोई एक है, आर है, बीइंग लग गया है, फिर V3 लगा है ना, V3 लगा है यहाँ पे। तो ये इसका मतलब V3 कहाँ पे लगता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो लगता नहीं है, तो पैसिव में लगता है V3। तो अब यहाँ इससे पहले इन दोनों में क्या बता रहा था? टेंस बता रहा था, है ना। इन दोनों में क्या बता रहा है? टेंस बता रहा है। तो यहाँ क्या बता रहा है? वॉइस बता रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब क्या क्या करता है? वो टेंस बताता है, मूड बताता है ना, और उसके बाद फिर वॉइस बताता है। वॉइस में, टेंस में, मूड में मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए वो आता है, जिसमें कि हम लोग ये जाने, ठीक है। अब लेक्सिकल और वर्ब में, ऑक्सिलरी वर्ब में एक और भी बात है कि कोई सा वर्ब होता है कि वो मेन वर्ब का भी काम करता है और ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करता है, लेक्सिकल का भी काम करता है और हेल्पिंग का भी काम करता है। तो वो कैसे होता है? जैसे अगर बोलेंगे आई डू माई ड्यूटी, तो मैं अपना कर्तव्य करता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ। ये जब बोला गया तो यहाँ पर एक ही वर्ब है, वर्ब एक ही है। तो जब एक ही वर्ब है, दो वर्ब नहीं, एक ही वर्ब ही एक है एक सेंटेंस के अंदर, तो आंख बंद के वो क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा, चाहे वो इसमें क्यों ना आता हो,
अगर वो हेल्पिंग वर्ब का हिस्सा है, हम लोग याद कर लिए कि इन वर्ब्स को क्या बोलते हैं, लेक्सिकल बोलते हैं, इन वर्ब्स को क्या बोलते हैं, एक्सुलरी बोलते हैं। लेकिन अगर किसी सेंटेंस के अंदर कोई एक्सुलरी वर्ब भी है और वहां अकेले है तो वो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब का काम करेगा। जैसे यहाँ पर डू, तो देखो डू किस में है, डू यहाँ पर है। डू का मतलब करना भी होता है, तो एक एक्ट हो गया, एक एक्शन हो गया, तो यहाँ मेन वर्ब हो गया। अब डू यू नो मी, अब एक सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का और वो इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें सवाल पूछा जाता है कि क्या तुम मुझे जानते हो, तो जानते हो किसमें लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है। उसके लिए तुम के लिए हम लोग डू का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो डू का जब इस्तेमाल किए हैं, डू यू नो मी, नो मतलब जानना, तो ये नो क्या है, मेन वर्ब है, और ये डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। देखिए वर्ड एक ही है, यहाँ पे डू है, यहाँ पे भी डू है ना। यहाँ पर डू क्योंकि अकेला है इसलिए वो मेन वर्ब है। यहाँ पर डू के साथ एक और आगे वर्ब आया है तो वो मेन वर्ब, ये नो मेन वर्ब कहलाया, और ये जो डू है वो हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा, ठीक है। इससे पहले बोला गया था कि वर्ब्स जो आते हैं ना, एक्सुलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, वो हमेशा मेन वर्ब के पहले आते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले आया है, ये इस केस में भी पहले आया है ना। हो सकता है वो बिल्कुल ठीक पहले ना आए, लेकिन पहले आता है। अब अगर सेंटेंस अगर हम बदल देते हैं, क्या करते हैं, पॉजिटिव से अगर इंटरोगेटिव करते हैं या इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव करते हैं, तो हम क्या होता है, कंडीशंस बदल जाते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पर डू पहले आ गया, तो इसके साथ दो वर्ब आया, वर्ब दो है, तो इसका मतलब ये हेल्पिंग हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, ठीक है। अब मेन वर्ब जो होता है उसमें चाहे वो एक्सुलरी वर्ब हो, इसमें से वाला हो, या फिर मेन वर्ब वाला, जिसमें मतलब उसके जो बेस फॉर्म्स होते हैं, वर्ब 2 होते हैं, वर्ब 3 होते हैं, वर्ब 4 होते हैं, वर्ब 5 होते हैं, है ना। चाहे वो ही क्यों ना हो, ये तो ऑलरेडी मेन वर्ब है, होता ही है, वो अकेले आए या डबल आए, ये वाला लेक्सिकल वर्ब जिसको मेन वर्ब भी बोलते हैं। और एक्सुलरी वर्ब अगर सिंगल आए या डबल आए तो भी वो मेन वर्ब कहलाएगा। देखिए यहाँ पे आई एम अ बॉय, है ना, आई लव हिम। अब यहाँ पर एम जो है वो इनमें से एक है, देखिए यहाँ पर एम है ना, और यहाँ पर वो आया है, और इस सेंटेंस में क्या है, एक ही वर्ब है, इसलिए क्या है, मेन वर्ब है। आई लव हिम जब बोला गया तो इसमें लव जो है, इसका लव का क्या होता है, लव का वर्ब 2 लव्ड होता है, लव का वर्ब 3 लव्ड होता है, लव का वर्ब 4 लविंग होता है ना, लव का वर्ब 5 लव्स होता है। लेकिन यहाँ पे अकेले भी है, वो ऐसे लेक्सिकल तो है, यहाँ पे भी मेन हो जाएगा, और वैसे भी वो लेक्सिकल है, ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। हम क्या देख रहे हैं कि मेन वर्ब जो इसमें से आता है, जिनके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, वो तो मेन वर्ब है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक्सुलरी वर्ब्स भी वो मेन वर्ब हो जा रहे हैं। अगर वो किसी सेंटेंस में अकेले रहते हैं तो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को भी जान चुके हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब कैसे है। जैसे आई एम रीडिंग में एम पहले आया, रीडिंग बाद में आया, ही विल गो, इसका डिस्कशन हो चुका है। चलिए नोट में हम लोग क्या देख रहे हैं, वही बात है, आई हैव अ डॉग, ही इज अ बॉय, आई हैव बीन टीचिंग, है ना। एक ही वर्ड होता है, वो कुछ और भी हो सकता है। हैव देखिए एक्सुलरी वर्ब में से है, मतलब इनमें से एक है, एक्सुलरी वर्ब में से, लेकिन यहाँ पे चूंकि अकेले है इसलिए वो मेन वर्ब है। इज जो है इनमें से एक है, लेकिन यहाँ पर अकेले है इसलिए क्या है, ये मेन वर्ब है। आई हैव बीन टीचिंग, अब यहाँ पे तीन वर्ब्स आए, आई हैव बीन और टीचिंग। टीच मतलब पढ़ाना, ये तो एक एक्शन वर्ड है, इसका मतलब ये मेन वर्ब हो जा रहा है, मेन वर्ब हो जा रहा है पहला। दूसरे तरीके से जब 3 वर्ब्स हैं तो सबसे लास्ट में कौन आया है, ये आया है, तो ये मेन वर्ब हो गया। इससे पहले जितना भी आया सब हेल्पिंग वर्ब होगा। हैव और बीन ऑलरेडी वो इसमें है, और उसको नहीं भी याद करेंगे तो भी चल जाएगा, बस पकड़ में आना चाहिए कि कौन कौन से वर्ड वर्ब है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है दोनों। यू आर बीइंग टॉट, अब यहाँ पर ये जो किसका था, ये था टेंस का, और ये पैसिव वॉइस का चलाया, तो यहाँ पर टीच से हो गया टॉट, तो ये मेन वर्ब हो गया। बीइंग और आर जो है दोनों का दोनों क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब मतलब एक काम हो रहा है या कोई काम किया जा रहा है, तो उस काम का असर भी पड़ेगा किसी के ऊपर, है ना। तो जिसपे असर पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। तो अब कभी असर पड़ेगा, कभी असर नहीं पड़ेगा। अगर असर पड़ गया किसी वर्ड के ऊपर तो उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, नहीं पड़ेगा तो उसको क्या, नहीं पड़ेगा किसी वर्ड के ऊपर, मालूम नहीं चल रहा कि किसी पर असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, या फिर वो सेंटेंस का पार्ट ही नहीं है वहाँ पे लिखा हुआ जिसमें मालूम चले कि किसी वर्ब का जो है वो इफेक्ट किसी वर्ड के ऊपर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। अगर मालूम ना चलेगा तो बस क्या हो जाएगा, वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। चलिए देखते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब जानने के लिए पहले ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव देखेंगे, ठीक है ना। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, हेल्पिंग वर्ब। और लेक्सिकल को क्या बोला जाता है, मेन वर्ब। मैथ्स पढ़ाने का इरादा हुआ क्या, मेन वर्ब है ना। तो मेन वर्ब के दो पार्ट्स हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब होता है वैसा वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। जैसे बोले आई ईट अ मैंगो, तो यहाँ पे एक सवाल पूछेंगे ईट लगा करके, आई ईट व्हाट, तो जवाब आ रहा है अ मैंगो। क्या आ रहा है जवाब, एक मैंगो आ रहा है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट। दूसरे तरीके से हम कुछ खा रहे हैं, तो दांत से चबा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो खाने का जो मेरा काम है वो असर किसी के ऊपर पड़ रहा है। किसके ऊपर पड़ रहा है, मैंगो के ऊपर पड़ रहा है। तो एक काम हो रहा है ईटिंग करने का, उसका असर किससे पड़ रहा है, मैंगो पर पड़ रहा है। तो मैंगो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब ये जो ईट वर्ब है वो अपने साथ ऑब्जेक्ट ले रहा है। तो जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है ना, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। सी रीड्स अ बुक, सी रीड्स व्हाट। तीन तरीका है जानने का, पहले तो हिंदी उसका देख लेंगे वर्ब क्या है और उसका वो कैसे काम होता है ना, उसका असर दूसरे के ऊपर कैसे पड़ सकता है। जैसे सी रीड्स अ बुक बोला गया तो पहले सवाल पूछ लेंगे सी रीड्स व्हाट, वो क्या पढ़ रही है, तो क्या जवाब क्या आएगा, अ बुक। तो इसका मतलब अ बुक ये क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इससे पहले जान लेते हैं ना, नाउन में पढ़े थे ना, नाउन और प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा क्या होता है, एक नाउन या प्रोनाउन होता है। तो अ बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब ये पूछा गया सी रीड्स व्हाट, तो आंसर आ रहा है अ बुक, यानी कि एक नाउन आ रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये जो वर्ब है, रीड्स वर्ब है, वो ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि अपने साथ एक ऑब्जेक्ट ले रहा है। दूसरे तरीके से सी रीड्स व्हाट, जब सी रीड्स बोला गया, रीड मतलब पढ़ना, तो अगर कोई चीज पढ़ रहे हैं तो जो चीज भी पढ़ रहे हैं उसका उस पर असर पड़ सकता है ना। जैसे बच्चे लोग को नया नया किताब दिया जाता है नए नए सेशन में, साल भर के बाद देखते हैं उसका स्थिति बड़ा खराब हो जाता है। तो वो बच्चा पढ़ रहा था, उसके पढ़ने का असर बुक पे पड़ा ना, तो उस हिसाब से भी देखेंगे तो रीड जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जा रहा है। ठीक है। अब अगर वर्ड वाला ध्यान में नहीं आया कि वर्ड सवाल पूछे या जाने, तो तीसरा ये तरीका है कि आप देख रहे हैं कि इस वर्ब के बाद एक नाउन आ रहा है। ठीक है, एक नाउन आ रहा है या एक प्रोनाउन आ रहा है ना। तो और ये बीच में वाले जो भी आए, ये सब जो क्वालिफाइंग वर्ड्स हैं, इन सब को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव है, आर्टिकल है, ये सब तो आ ही सकते हैं ना नाउन के पहले। लेकिन कहने का मतलब इसके बाद आएगा नाउन या प्रोनाउन। तो चाहे वो डायरेक्ट आए, तुरंत बाद आए, या एक दो वर्ड गैप करके आए। अब मान लो कि अब यहाँ पे लिख देंगे आई ईट अ वेरी ब्यूटीफुल मैंगो, तो आ है, वेरी है, ब्यूटीफुल है, तीन वर्ड हो गया, फालतू का हो गया। इन तीनों में से कोई भी नाउन भी हुआ नहीं, कोई भी प्रोनाउन हुआ नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, मतलब उसको ऑब्जेक्ट तो बोल नहीं सकते हैं। लेकिन बाद में मैंगो तो आ रहा है ना इन तीनों के बाद, क्वालिफाइंग वर्ड्स के बाद, तो ये मैंगो ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसका मतलब ईट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो इस बात में कंफ्यूज नहीं होंगे कि जस्ट बाद ही आना चाहिए, वो एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड के बाद भी आ सकता है। सब्जेक्ट जो है, पॉइंट जो है बस ये है कि उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए, एक नाउन आना चाहिए। तो तीन तरीका है, अपने तरफ से ध्यान देते हैं। और इनट्रांजिटिव में क्या है, डज नॉट टेक ऑब्जेक्ट, ये अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। जैसे आई ईट बोले, यहाँ पे भी ईट है, यहाँ पे भी ईट है, हम आई ईट के बाद सेंटेंस ही खत्म कर दिए। सेंटेंस के लिए होना क्या चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये तो जरूरी है। अगर ये सब्जेक्ट भी ना आया तो भी काम चल जाएगा, है ना। सिर्फ वर्ब आएगा तो भी काम, सिर्फ वर्ब का वर्ब तो आना ही चाहिए, बिना सब्जेक्ट का भी सेंटेंस हो जाता है, क्योंकि कभी कभी सब्जेक्ट जो है अंडरस्टूड होता है, तो वो वर्ब आना ही आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए। तो यहाँ पे आई और ईट मिलकर के क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। जैसे मैं खाता हूँ, सब कोई खाता है, तो हम उसके बाद लिखे ही नहीं कि क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, ये सब लिखे ही नहीं, तो किस पे असर पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है ये मालूम ही नहीं चल रहा है ना। तो ये सेंटेंस ही खत्म हो गया। तो इस सेंटेंस में इसके बाद मैंगो आया है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पे नहीं आया है सेंटेंस, यहाँ पे एंड कर गया
तो हो गया, बात खत्म। ये क्या हो गया, इंट्रांजिटिव हो गया। सी रीड्स, यहाँ पे भी रीड है, रीड के बाद अब बुक आ गया, लेकिन यहाँ रीड्स के बाद क्या आ गया, पुलिस स्टॉप आ गया, सेंटेंस ही एंड कर गया, इसके बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अब खुद अपने से इमेजिन नहीं करेंगे कि इसके बाद नाउन आ सकता है कि नहीं आ सकता, आ सकता है नहीं आ सकता वो बात की बात है, लेकिन इसमें है कि नहीं है बस ये देखना है। नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, इंट्रांजिटिव है। जैसे आई स्पीक लाउडली, स्पीक मतलब क्या होता है, बोलना, है ना। स्पीक के बाद एक वर्ड आया लाउडली, तो अब यहाँ पे लाउडली ये बता रहा है कि हम बोल कैसे रहे, है ना। तो स्पीक क्या है, ये वर्ब है ना। और ये स्पीक के बारे में बोल रहा है कि कोई कैसे बोलता है, तो तेजी से बोलता है। जब बताया गया कि कोई काम कैसे किया जाता है, ये बात कौन बताता है, वर्ब के बाद हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं एडवर्ब, उसमें पढ़ने वाले हैं कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो बताता है कि कोई काम कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है ना। तो ये हो गया एडवर्ब, क्या हो गया, ADV एडवर्ब हो गया। और ये क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब। क्यों, क्योंकि इसके बाद नाउन को आना चाहिए था, प्रोनाउन को आना चाहिए था, ऑब्जेक्ट को आना चाहिए था, वो नहीं आया है। इसका मतलब ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो मेन जो वर्ब है उसके दो पार्ट है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। मतलब ट्रांजिटिव अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, इंट्रांजिटिव नहीं लेता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये सब जो शब्द है, गो है, कम है, सीट है, स्लीप है, डाई है, इसके तरह और भी वर्ड है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट ले ही नहीं सकता है। अब बताओ, किसी के मरने का असर किसी पे पड़ेगा, मतलब डाई, हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, खुद हम काम करने वाले हैं या कोई भी आदमी काम करने वाला है, जैसे बोला गया ही डाइड, तो मरने वाला वही आदमी है, मरने का काम वो उसके बस का तो है नहीं, है ना। वो एक एक्शन वर्ड जरूर है, लेकिन वो जो वर्ड है डाई, ये जो एक्शन किया जा रहा है उसको कोई रिसीव नहीं कर रहा है। जैसे अगर हम इस पे बोर्ड पे लिख रहे हैं, राइट कर रहे हैं, तो ये मेरे लिखने का असर इस बोर्ड पे पड़ेगा। अगर ईट कर रहे हैं तो ये मेरे खाने का असर मैंगो पर पड़ेगा। लेकिन अगर हम डाई करेंगे तो उसका असर किसी के और के ऊपर नहीं पड़ने वाला, ऑब्जेक्ट वहां पे है नहीं उसमें। ये जो वर्ड है अपने साथ कभी ऑब्जेक्ट लेता ही नहीं, तो ये सब वर्ड क्या है, हमेशा क्या होगा, ऑलवेज इंट्रांजिटिव होगा। जिसे बोलेंगे ही गोज टू स्कूल, वो कहाँ जाता है, स्कूल में जाता है। तो यहाँ पे अब तक पहले क्या बोला गया था कि आना क्या चाहिए, कि उसके बाद एक नाउन आना चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पे ही गोज टू स्कूल, स्कूल क्या है, नाउन है, लेकिन इसके पहले क्या है, प्रीपोजिशन है। तो टू प्रीपोजिशन है, टू कहाँ आता है, नाउन या प्रोनाउन के पहले। मतलब प्रीपोजिशन जो है अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है, लेकिन वो टू प्रीपोजिशन जो है उसका ऑब्जेक्ट हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, वो इस गोज वर्ड का ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। एक तो सवाल पूछे दूसरे तरह से, ही गोज व्हाट, सवाल ही नहीं बन रहा है, ही गोज हुम, ये सवाल ही नहीं बन रहा है। इनमें अगर व्हाट और हुम लगाते हैं तो क्या जो जवाब मिलता है वो क्या होता है, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, और जो जवाब मिलता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ही गोज टू स्कूल, तो वह कहाँ जा रहा है ये बता रहा है, कहाँ में हेल्पफुल हो रहा है टू स्कूल, लेकिन ये पोजीशन बताने के लिए आ रहा है। टू प्लस स्कूल जो है पोजीशन बताने के लिए आ रहा है, जो हम लोग प्रीपोजिशन में पढ़ेंगे। तो ये टू का ऑब्जेक्ट है स्कूल, गोज का नहीं है। यहाँ पे बीच में कोई क्वालिफाइंग वर्ड नहीं है। अब यहाँ पे बोला जा रहा था जब आई ईट अ वेरी ब्यूटीफुल मैंगो, तो वहां ए वेरी ब्यूटीफुल मैंगो के लिए आ रहा था, मैंगो को क्वालिफाई कर रहा था। अब यहाँ पे टू के बाद स्कूल आ रहा है, टू क्या है, प्रीपोजिशन है, जो स्कूल के पहले आया तो वो टू का ऑब्जेक्ट है, कौन, स्कूल, गो का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ही गोज टू स्कूल में गोज का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। व्हाट और हुम सवाल करने से कोई आंसर नहीं मिल रहा है ना। तो ये गोज जो है इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब वो जाता है, तो जाता मेरे चलने का असर, हम चल रहे हैं, हम जा रहे हैं, तो इसके जाने का असर किसी के ऊपर पड़ सकता है क्या, नहीं पड़ सकता, है ना। अगर हम हिट करते हैं, जमीन को हिट करते हैं, तो मेरे हिट करने का असर जमीन के ऊपर पड़ सकता है, जाने का असर तो नहीं पड़ सकता, आने का असर तो नहीं पड़ सकता, सोने का असर तो नहीं पड़ सकता, है ना। तो उस केसेस में ये सब क्या हो जाता है, इंट्रांजिटिव वर्ब। और इस तरह के वर्ड्स जो है और भी बहुत सारे आएंगे, है ना। कहोगे कि पकड़ेंगे कैसे, पकड़ने का सिंपल सा बात है, व्हाट तुमसे सवाल पूछो, उसके बाद देखो कि नाउन या प्रोनाउन आया है कि नहीं, है ना। फिर ये देखो कि प्रीपोजिशन का कोई चक्कर तो नहीं है उसमें, है ना। ये सब देख लेंगे। नोट, दूसरा नोट जो है वो द क्लास, एक ही वर्ड है
वो ट्रांजिटिव भी हो सकता है, इंट्रांजिटिव भी हो सकता है। कोई फिक्स नहीं है कि वो ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ऐसे वर्ड को निकाल दिया और पूछ रहे कि गो क्या है, कम क्या है, लाफ क्या है ना, टीच क्या है। तो ऐसे कोई वर्ड को बताया नहीं जा सकता कि वो ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव है। ज्यादातर जो वर्ड्स होते हैं ना वो ट्रांजिटिव भी होते हैं और इंट्रांजिटिव भी होते हैं। मतलब उनके उपयोग के ऊपर निर्भर करता है कि सेंटेंस में वो कहाँ पे कैसे आए हैं, उस पर डिपेंड करता है बात। अब उसी को देखेंगे, ग्लास ब्रोक, ग्लास जो है वो टूट गया। अब इस ब्रोक शब्द के बाद ब्रोक जो वर्ड है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोक, ब्रोकन, तो यहाँ पे ब्रेक से ब्रोक बना, ब्रेक मतलब टूटना होता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट आया ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इसके बाद फुल स्टॉप लग गया, तो आप कहेंगे इसके बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है कि नहीं आ सकता है, वो अलग बात है, लेकिन आया तो नहीं है ना, नहीं आया है, इसका मतलब वो क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। सेंटेंस एंड कर गया ना, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब यही वर्ड है ब्रोक, माय सन ब्रोक द ग्लास, मेरे बच्चे ने क्या तोड़ दिया, ग्लास तोड़ दिया। ब्रोक व्हाट, द ग्लास। अब यहाँ पे आर्टिकल आया, फिर उसके बाद नाउन आया, यानी कि ये ऑब्जेक्ट आया, है ना। तो इससे तोड़ने का असर किस पे पड़ रहा है, ग्लास पे पड़ रहा है, ठीक है। तो ब्रोक व्हाट जब सवाल पूछे तो ग्लास आया, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया ब्रोक। अब देखिए यहाँ पर भी है वर्ड ब्रोक, यहाँ पे भी है, लेकिन इस केस में वो इंट्रांजिटिव हो रहा है क्योंकि उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। इस केस में उसके बाद ऑब्जेक्ट है, यानी नाउन या प्रोनाउन है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जा रहा है। उसी तरह से बर्ड्स सिंग इन द ट्रीज, है ना, चिड़िया जो है पेड़ पे बैठे बैठे गाती है, पेड़ में गाती है, झाड़ी में से बैठ करके गाती है या गाती है, ठीक है। तो सिंग के बाद इन द ट्रीज आया, इन क्या है, प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन है। अब द ट्रीज क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये जो है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इनका ऑब्जेक्ट है द ट्रीज, सिंग का नहीं है। बर्ड्स सिंग व्हाट, गाना गाएंगी, गीत गाएंगी, चैंट करेंगे, कुछ भी, लेकिन वो आंसर में इन द ट्रीज तो आ नहीं रहा है पेड़ में, है ना। या फिर बोलेंगे बर्ड्स सिंग हुम, हुम से तो यहाँ एडजस्ट, हुम मतलब किसके लिए बोलते हैं, इंसान के लिए या बड़े जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं। हुम मतलब किसका, किन का, बर्ड्स किन का गाती है, ये तो सवाल बनना ही नहीं रहा। बर्ड्स क्या गाती हैं, तो क्या का जवाब मिल नहीं रहा, तो ये सिंग क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। आई सिंग अ सॉन्ग, जब ये आई सिंग अ सॉन्ग बोला गया तो हम पूछ रहे हैं कि आई सिंग व्हाट, एक जवाब आ रहा है, एक गाना, है ना। तो ये अ सॉन्ग जब ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि अपने साथ ये ऑब्जेक्ट ले रहा है, ठीक है। अब जब ये जान गए कि मेन वर्ब का दो पार्ट होता है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव जो अपने साथ वर्ब लेता है, इंट्रांजिटिव जो अपने साथ वर्ब नहीं लेता है। दूसरा क्या है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अब ये ऑब्जेक्ट में कितने तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट में दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट और एक होते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो नॉन लिविंग के बारे में बताए, जिससे किसी नॉन लिविंग बीइंग के बारे में होने के बारे में मालूम चले। और इनडायरेक्ट वो होता है जिससे लिविंग के बाद बोध हो, जिसके लिविंग के बाद, जिससे लिविंग के बारे में मालूम चले। लिविंग मतलब जिंदा चीज, सजीव चीज। ही गेव मी मनी, आप लोग के बुक में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया और एक ही एग्जांपल दिया है और वो उससे वो कंफ्यूज ना होंगे वहां पढ़ करके। ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो लिविंग होगा। जैसे एक सेंटेंस के अंदर दो दो ऑब्जेक्ट आ गया तो क्या करेंगे, ही गेव मी मनी, तो हम सवाल पूछ रहे हैं ही गेव मी, ही गेव व्हाट, तो जवाब क्या आएगा, मनी, तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही गेव हुम, ही गेव मनी टू हुम, आंसर आ रहा है मी, मुझे, है ना। तो हुम क्या है, इंसान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लिविंग बीइंग के लिए, जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मी क्या है, लिविंग बीइंग है, क्या है, लिविंग बीइंग, और ये क्या है, नॉन लिविंग बीइंग। तो नॉन लिविंग बीइंग के लिए क्या आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग बीइंग के लिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मनी जो है वो नॉन लिविंग बीइंग है, मतलब पहले तो उसको देख नहीं सकते, उसको ऑब्जेक्ट हम बोलेंगे ऐसा। और मी जो है लिविंग बीइंग है कि नहीं, मतलब सबको अगर अपने अपने के लिए मी बोल रहा है, जैसे मैं अपने लिए मी बोलना, तो मैं सजीव हूँ, लिविंग बीइंग हूँ, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उससे कोई मतलब नहीं बनता वो आगे आता है कि पीछे आता है। दो वर्ब का, एक वर्ब का दो ऑब्जेक्ट आया, उसमें जो लिविंग होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और जो नॉन लिविंग होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। रमन हैंडेड सुजाता अ बुक, रमन ने सुजाता को एक बुक दिया, ऐसा जब बोला गया तो रमन हैंडेड, पहले क्या आया, रमन हैंडेड व्हाट, तो अ बुक। रमन हैंडेड हुम, अ बुक।
रमन हैंडल व्हाट। अब बुक आ रहा है, तो ये व्हाट जब जवाब आया तो वो नॉन लिविंग आ रहा, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये किसको हैंड ओवर कर रहा है, किसको दे रहा है, सुजाता को। सुजाता क्या है, नेम ऑफ अ गर्ल, एक लड़की है, नेम ऑफ अ पर्सन है ना। तो ये हो गया आपको क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो वर्ब का जो चैप्टर है वो हम लोग का खत्म हो गया। अब कुछ रहा नहीं इससे रिलेटेड, जो कुछ भी अगर कंफ्यूजन है तो आप लोग कॉमेंट वगैरह में लिखा कीजिए, जानिएगा, है ना। और जुड़ जाइए, अपना जो ग्रुप है, कौन सा, व्हाट्सएप का ग्रुप, वहाँ से होमवर्क लीजिए, देखिए, है ना। चलिए, थैंक यू। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें।